नमस्कार। जीके फंडे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अति महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा आज का विषय है जर्नल साइंस का टॉपिक उपग्रह। ये टॉपिक राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, रीट, राजस्थान पुलिस, पटवार, RAS आदि परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम राजस्थान में सौर ऊर्जा, राजस्थान में सहकारी आंदोलन, राजस्थान सरकार की आर्थिक योजनाएं विषयों पर वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट वीडियो मेंस क्लासेस में जाकर उन वीडियोस को भी देख लें। वहां से भी आपको 2 से 5 प्रश्न परीक्षा में मिल जाएंगे। इस टॉपिक से आपको इन परीक्षाओं में 2 से 5 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, लिहाजा ये वीडियो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः आप ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो में इस्तेमाल की गई पठन सामग्री को PDF के रूप में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर लें। हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको आपके लिए और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए उत्साहित करता है। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं सिर्फ 500 लाइक्स का। जितना जल्दी आप इस वीडियो का 500 लाइक्स कंप्लीट कर देंगे, मैं आपके वीडियो मेंस परीक्षा का अगला टॉपिक लेके आऊँगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को 500 लाइक तक पहुँचा दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज की वीडियो की विषय वस्तु है उपग्रह की परिभाषा, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सबसे पहले देख लेते हैं उपग्रह की परिभाषा। उपग्रह क्या होता है? देखिए, उपग्रह जिसको इंग्लिश में हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, ये एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी होता है। हिंदी में बोलें तो खगोलीय पिंड होता है, जो या तो प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, या फिर मानव द्वारा निर्मित होता है। 2 ही इसके प्रकार होते हैं, तीसरा कोई प्रकार नहीं होता है। या तो ये प्राकृतिक होता है या फिर मैन मेड होता है। नेचुरल और मैन मेड यानी कि प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, तो उपग्रह की परिभाषा देख लीजिए। उपग्रह एक प्राकृतिक खगोलीय पिंड या मानव द्वारा निर्मित उपकरण हो सकता है जो किसी अन्य खगोलीय पिंड के चक्कर लगाता है। मतलब जितने भी प्लेनेट हैं, जो भी ग्रह हैं हमारे नक्षत्र में, वो सब ब्रह्मांड के 9 ग्रह हैं, वो सब भी खगोलीय पिंड हैं। इसी तरह उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड माना गया है। तो ये हुई उपग्रह की परिभाषा। देखिए, वीडियो से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी हो, आपको कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कोई अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, तो ज़रूर से कमेंट करके बताएं। उससे पहले इस वीडियो को 500 लाइक का टारगेट है, उसको ज़रूर पूरा करवाएं, ताकि मैं आपके लिए अगला टॉपिक जल्दी से जल्दी वीडियो के रूप में लाऊं। ठीक है, तो देखिए, उदाहरण के लिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चांद है। चांद जो है ये प्राकृतिक उपग्रह है हमारे पृथ्वी ग्रह का। ठीक है, और इसी प्रकार उपग्रह के 2 प्रकार हो जाते हैं, एक मानव निर्मित, दूसरा प्राकृतिक। 2 ही तरह के मैंने आपको बता दिए। उपग्रह 2 तरह के होते हैं, एक मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। सबसे अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह बृहस्पति यानी कि जुपिटर के पास है। जुपिटर ग्रह के पास ही सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक है, उनकी संख्या 16 है और जुपिटर ग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे बड़ा साइज में, आकार में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति ग्रह है। ये ध्यान रखिएगा। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। और इसके अलावा बता दूं कि बृहस्पति ग्रह जो है ये गैसियस ग्रह है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। कृत्रिम उपग्रह, मैनमेड उपग्रह जो होते हैं, मैनमेड सैटेलाइट, उनके बारे में बात करेंगे। कृत्रिम उपग्रह वे उपग्रह होते हैं जो प्राकृतिक न होकर मानव द्वारा निर्मित होते हैं। कृत्रिम उपग्रहों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। देखिए, जो मैनमेड सैटेलाइट होते हैं ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट।
संचार उपग्रह, तीसरा नेविगेशन सैटेलाइट, नौ वहन उपग्रह, और चौथा है स्पेस एक्सप्लोरिंग सैटेलाइट, अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। मैन मेड सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह के 4 प्रकार होते हैं। अब मैं आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ कि अभी जो अंतरिक्ष में इतने सारे उपग्रह हो गए हैं ना, बहुत सारे उपग्रह हो गए हैं, और ये हमारी संसार की जो अलग अलग देशों की सरकारें हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती या कह लीजिए समस्या बन गया है। भविष्य में ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि ये जो उपग्रह हैं, जैसे हमने लॉन्च कर दिया, 10-15 साल, 20 साल, 50 साल उसका लाइफ टाइम होता है उपग्रह का, तब तक हमने उसको काम में लिया, यूज़ किया, उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन हम उसे अंतरिक्ष में ही छोड़ देते हैं। तो अंतरिक्ष में इस तरह कचरा इकट्ठा हो जाता है, ई वेस्ट, जिसको ई वेस्ट कहते हैं। अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारी ई वेस्ट या कचरा इकट्ठा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। बहुत सारे उपग्रह वहाँ कचरे के रूप में घूम रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर, जिनका कोई भी उपयोग अभी नहीं है। वो पहले उपयोग में थे, अब बंद हो चुके हैं। अब वो उपग्रह कभी भी हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं, अपनी कक्षा से बाहर निकल सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण या अन्य किसी घटना के कारण। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे देश के वैज्ञानिकों के सामने और सरकारों के सामने। तो ये बात मैंने आपको बीच में बताई, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, ये आपको पता था या नहीं। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सबसे पहले बात करेंगे सुदूर संवेदी उपग्रह के बारे में, ठीक है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, सुदूर संवेदी उपग्रह। देखिए इसमें 2 शब्द आ रहे हैं। पहला शब्द है सुदूर, दूसरा है संवेदी। सुदूर का मतलब होता है किसी चीज को बिना भौतिक फिजिकली टच किए बिना, ठीक है, उसको हम फिजिकली टच ना करें तो वो हमसे दूर कोई चीज है। और संवेदी होता है कि उसको हम कंट्रोल कर पाए। जैसे कि आपके घरों में रिमोट वाला टीवी, रिमोट वाला एसी, रिमोट वाला फैन भी आ गया है आजकल, तो रिमोट की बहुत सारी डिवाइसेस आ गई हैं, तो वो सभी रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं। इसी तरह सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं जिनको हम दूर से ही रिमोटली, दूर से बिना फिजिकल टच किए बिना उनको कंट्रोल कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि हम दोनों शब्दों का मतलब जान लें, रिमोट तथा सेंसिंग, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। रिमोट या सुदूर का मतलब है बहुत दूर से ही, और संवेदना का मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेना। अर्थात रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का काम होता है कि ये किसी भी चीज़ के बारे में दूर से ही जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए रिमोट कंट्रोल के ज़रिए हम हमारे घर में रखी टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं बिना टीवी को छुए या बिना टीवी के नज़दीक जाए। बिल्कुल सही है, यही होता है रिमोट सेंसिंग। अर्थात सुदूर संवेदी या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट वे सैटेलाइट हैं जिनको मानव द्वारा बिना फिजिकली टच किए बिना ही कंट्रोल किया जा सकता है और उनको ऑपरेट किया जा सकता है। किसी भी वस्तु के बिना भौतिक संपर्क में आए उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेना सुदूर संवेदन कहलाता है। समझ गए? ये परिभाषा बहुत ही डिटेल में विस्तार से मैंने आपको बता दी है रिमोट सेंसिंग की, सुदूर संवेदना की, कि बिना किसी वस्तु के, जो किसी भी वस्तु के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना उस वस्तु के भौतिक संपर्क में आए बिना उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेना ही सुदूर संवेदना कहलाता है। सुदूर संवेदन हेतु प्रयुक्त उपग्रह सुदूर संवेदी उपग्रह कहलाते हैं। तो इस काम के लिए जो उपग्रह सैटेलाइट सरकारें यूज़ करती हैं वो कौन से उपग्रह कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदी सैटेलाइट्स। ओके, इन्हें सामान्यतः निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है। ये जो सैटेलाइट होते हैं कौन से वाले? रिमोट सेंसिंग सुदूर संवेदी उपग्रह। इन्हें सामान्यतः, जर्नली, हमेशा नहीं कह रहा हूं मैं, जर्नली, सामान्यतया लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी कि निम्न भूकक्षा में लॉन्च किया जाता है।
इस कक्षा में इनका एक चक्र पूरा करने का समय 90 मिनट से 128 मिनट तक हो सकता है और लोअर अर्थ ऑर्बिट में इनका जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है वो करीब करीब 1.5 से 2 घंटे के बीच में हो सकता है। ठीक है। सुदूर संवेदन की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है? अब ये जो सुदूर संवेदन है ये प्रोसेस किस तरह से पूरा होता है इसके बारे में आपको समझाता हूँ। देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह पर विभिन्न प्रकार के कैमरे लगे होते हैं जो सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों और दृश्य तरंगों के उपयोग से जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। देखिए, हमारी आंखें जो होती हैं ये सुदूर संवेदी कैमरे का बहुत अच्छा उदाहरण है। आदमी की आंखें क्या करती हैं? मानव की जो आंखें हैं ये किसी भी वस्तु को देखने के लिए उसको टच तो नहीं करती, उसके पास तो नहीं जाती, फिर भी ये दृश्य तरंगों के माध्यम से उसे देख पाती हैं। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उस चीज़ पर पड़ने वाला प्रकाश जिसको हम देख रहे हैं उस चीज़ से प्रकाश की किरणें टकराकर हमारी आईज़ के रेटिना से टकराती हैं और फिर जाकर उसकी इमेज हमारी आंखों में बनती है। ठीक है। तो ये हो गया सुदूर संवेदन का प्रोसेस, प्रक्रिया इस तरीके से। तो इसी प्रकार जो ये उपग्रह होते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह, इनमें कैमरे लगे होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की तरंगों जैसे माइक्रोवेव्स यानी कि सूक्ष्म तरंगों, अवरक्त तरंगों, इंफ्रारेड रेज अवरक्त तरंगों को या फिर दृश्य तरंगों को उपयोग करके जानकारी हासिल करते हैं। मैंने बताया आपको मानव नेत्र सुदूर संवेदन कैमरे का अच्छा उदाहरण हो सकते हैं। मानव नेत्र बिना चीज को छुए बिना दूर से ही दृश्य तरंगों के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि इस चीज का रंग कैसा है, आकार कैसा है और इसका साइज कितना बड़ा या छोटा है। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह के उपयोग के बारे में, यानी कि यूजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में, फील्ड में, कौन कौन से एरियाज में इनका उपयोग होता है। तो सबसे पहले तो संसाधनों के आंकलन में होता है, जैसे कि कृषि, समुद्री जल, मरुस्थल, खनिज इत्यादि। ये सभी जो संसाधन हैं इनका आंकलन करने में इनका उपयोग होता है। दूसरा, मौसम अनुसंधान में होता है इनका उपयोग। तीसरा, आपदा प्रबंधन में। आपदा क्या होती हैं? जैसे कि नेचुरल आपदा होती हैं, बाढ़, सूखा, अकाल। ठीक है। तो ये नेचुरल क्लैमिटीज जो होती हैं, आपदा, इनमें इनका यूज होता है। जैसे कि प्री वार्निंग, पहले से ही चेतावनी जारी करने में, आंकलन करने में, खोज करने में, बचाव कार्यों में, इन सभी चीज़ों में। शहरी नियोजन में, ग्राम विकास में, ग्राम जो होते हैं गांव, उनके विकास में ये जो सुदूर संवेदी सैटेलाइट होते हैं इनका उपयोग होता है। जासूसी करने में और निगरानी रखने में भी इनका उपयोग होता है। भारत के संदर्भ में बात करते हैं सुदूर संवेदी उपग्रह की, यानी कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन रिलेशन टू इंडिया। भारत के संबंध में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की बात करते हैं। तो भारत ने अपना पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, जिसका नाम क्या था, IRS-1A, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, USSR। ठीक है। जो रसिया था उस समय, संयुक्त रूप से, बाद में तो विभाजित हो गया था। तो जो USSR था उस समय, उसकी सहायता से वर्ष 1988 में लॉन्च किया था। ठीक है। क्या किया था, भारत ने सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS-1A यानी कि इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट USSR की सहायता से वर्ष 1988 में लॉन्च कर दिया था सफलतापूर्वक। और आज की डेट में, वर्तमान में भारत के 13 सुदूर संवेदी उपग्रह सक्रिय हैं, जिनमें से मुख्य निम्न प्रकार से हैं। आज की डेट में भारत के पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की संख्या 13 है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है। जिनमें से जो मेन है उनके नाम आपको बता रहा हूँ। पहला है रिसोर्स सेट। ये क्या कार्य करता है, संसाधनों का पता लगाने का काम करता है।
दूसरा है ओशन सेट। ये क्या काम करता है? ये समुद्री संसाधनों का पता लगाने का काम करता है। समुद्र के अंदर जो संसाधन पाए जाते हैं जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और भी बहुत सारी चीजें, तो उनका पता लगाने के लिए ये कार्य करता है ओशन सेट। तीसरा है कार्टोसेट। कार्टोसेट क्या करता है? जैसे आप गूगल मैप वगैरह देखते हैं, जो मैप्स मानचित्र के आधार पर आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं, तो ये मानचित्रीकरण और पृथ्वी की फोटोग्राफी के लिए यूज होता है ये सैटेलाइट। कौन सा? कार्टोसेट। ये एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सारे ही रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, बस काम अलग अलग है। चौथा आ गया RI सेट, पृथ्वी के ऑब्जर्वेशन हेतु। इसका काम क्या है? इसका काम है पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करना। पांचवा है मेगा ट्रोपिक्यूज। ये जो सैटेलाइट है ये इसरो और CNSE संस्था जो फ्रांस की है उनकी संयुक्त परियोजना है, जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जल चक्र के अध्ययन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, मेगा ट्रोपिक्यूज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं। और छठा है सरल। ये भी इसरो और CNSE फ्रांस की संयुक्त परियोजना है। ये समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए प्रयोग किया जाता है, सरल। सातवां है मैटसेट, जिसको कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 भी नाम दिया गया। और ये क्या करता है? ये एक भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित सुदूर संवेदी सैटेलाइट है। इसकी खास बात क्या है? ये एक भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। देखिए, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तो है, लेकिन ये जियो स्टेशनरी यानी कि भू स्थिर कक्षा में लॉन्च किया गया है, तो ये इसकी अलग बात है। ये ध्यान रखिएगा कल्पना 1 या फिर मैटसेट के बारे में। और ये क्या करता है? वातावरण का अध्ययन करता है, मौसम की जानकारी भी देता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, दूसरा प्रकार मैन मेड सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रहों का दूसरा प्रकार है संचार उपग्रह। जैसा कि आप नाम से ही पता चल रहा है, संचार में जो उपयोग में आते हैं उपग्रह, संचार में जो मदद करते हैं। संचार क्या होता है? संचार होता है इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण, ट्रांसफर। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में संचार प्रक्रिया में सहायता करने वाले उपग्रहों को संचार उपग्रह की संज्ञा दी गई है। बिल्कुल सही। टेलीविजन, रेडियो और फोन संकेतों को रिले करने के लिए पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थित एक उपग्रह होते हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह क्या होता है? ये एक प्रकार का उपग्रह होता है जो कि टेलीविजन, रेडियो और फोन सिग्नल्स जो होते हैं इनको रिले करने का काम करता है। इन्हें सामान्यतः भू स्थिर कक्षा में, देखिए इनको भू स्थिर कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है, जहां इनका आवर्तकाल, रिवॉल्यूशन टाइम 24 घंटे होता है, यानी कि पृथ्वी के घूर्ण काल के बराबर होता है इनका जो रिवॉल्यूशन टाइम होता है। और इसी वजह से ये जो सैटेलाइट होते हैं, पृथ्वी से किसी भी ऑब्जर्वर को, अगर कोई इंसान पृथ्वी पे खड़ा होकर इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को देखेगा तो उसे ये स्थिर नजर आएंगे, उसे घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, इनकी पोजीशन चेंज होती हुई उसे नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो इंसान है वो पृथ्वी पर है, और पृथ्वी भी अपना घूर्ण 24 घंटे में पूर्ण करती है, और ये सैटेलाइट भी अपना रिवॉल्यूशन 24 घंटे में पूरा करता है। तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में उसे ये जो उपग्रह है एकदम एक जगह ही स्थिर नजर आता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट आउट नोट कर लीजिएगा। ओके, संचार उपग्रहों पर ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। अब क्या होता है कि ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे उपकरण होते हैं, रिसीवर्स और ट्रांसपोंडर्स। ठीक है, वो क्या कार्य करते हैं? वो सिग्नल्स को रिसीव और ट्रांसमिट करते हैं। ये ट्रांसपोंडर नामक उपकरण अपलिंक तथा डाउनलिंक के द्वारा संचार सुनिश्चित करते हैं। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूं अपलिंक और डाउनलिंक के बारे में। अपलिंक वो होता है जब हम पृथ्वी के एक स्टेशन से, मान लीजिए कोई टेलीविजन सिग्नल सेंड करने का स्टेशन है पृथ्वी पर, वहां से जब हम सिग्नल को सेंड करते हैं सैटेलाइट की तरफ तो वो होता है अपलिंक। तो अपलिंक जो सिग्नल गया है सैटेलाइट की ओर,
उसको कैच कौन करता है? उसको रिसीवर कैच करता है और फिर ट्रांसपोंडर उसको दोबारा से पृथ्वी पर ही दूर स्थित दूसरे स्टेशन को भेज देता है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोंडर का काम है। सॉरी। अब बात कर लेते हैं संचार उपग्रहों के उपयोग के बारे में। तो सबसे पहला उपयोग इनका होता है दूर संचार में, यानी कि टेलीकम्युनिकेशन में, जो आप फोन कॉल्स वगैरह करते हैं उसमें। दूसरा यूज इनका होता है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में, टीवी पर जो आप प्रसारण देखते हैं, न्यूज वगैरह लाइव देखते हैं उसमें। तीसरा होता है डीटीएच सर्विसेज में। अब ये डीटीएच सर्विसेज क्या होती है? देखिए, आपके बहुत से लोगों के घरों में डिश लगी होती है टीवी की, और उस पे डीटीएच लिखा भी होता है। डीटीएच का फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। ठीक है, सीधे घर पे, सीधे आपके घर में, डायरेक्ट टू होम। तो डीटीएच सेवाओं की प्रदायगी के लिए भी ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं। तो था टेलीमेडिसिन द्वारा, टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में। टेलीमेडिसिन क्या होता है? कोई भी एक्सपर्ट डॉक्टर दूसरे देश में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूसरे देश के डॉक्टरों को हेल्प करे सर्जरी वगैरह में, तो वो होता है टेलीमेडिसिन। ओके। और पांचवा होता है टेली एजुकेशन। टेली एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ दूर बैठ के, और आप वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये टेली एजुकेशन का ही एक एग्जाम्पल है। इसमें इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, इंटरनेट सैटेलाइट के माध्यम से पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ हो रहा है ना टेली कम्युनिकेशन में। तो इसी तरीके से ये हुआ टेली कम्युनिकेशन में यूज़। अब देखिए, भारत के संदर्भ में संचार उपग्रह। संचार उपग्रह भारत के रिलेशन में बताता हूँ। भारत ने अपना पहला संचार उपग्रह, जिसका नाम क्या था, इनसैट 1B, इंडियन नेशनल सैटेलाइट, नासा की सहायता से वर्ष 1983 में प्रक्षेपित किया। ठीक है, भारत का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसका नाम था इनसैट 1B, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट 1B, और ये भारत ने 1983 में लॉन्च किया था नासा की हेल्प से। अब ये 1B क्यों रखा, 1A क्यों नहीं रखा? क्योंकि 1A जो था वो इंडिया का 1982 में उसका लॉन्चिंग फेल हो गया था। देखो, इनसैट 1A का वर्ष 1982 में लॉन्चिंग असफल रहा था। उसके बाद इंडिया ने फिर से कोशिश की, दूसरा सैटेलाइट इनसैट 1B लॉन्च किया 1983 में, अगले वर्ष, और वो सफल रहा। संचार उपग्रहों के तहत इनसैट एंड जीसैट सीरीज के उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है। अब ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, इनमें प्रेजेंटली 2 सीरीज चल रही हैं। एक सीरीज है इनसैट की, दूसरी सीरीज है जीसैट की। इनसैट की फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीसैट की फुल फॉर्म होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 2 सीरीज के उपग्रह आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में देखने को मिलेंगे प्रेजेंटली। इनसैट की फुल फॉर्म मैंने बताई, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। जीसैट की फुल फॉर्म भी मैंने बताई, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वर्तमान में भारत में 15 संचार उपग्रह सक्रिय हैं। प्रेजेंटली इंडिया के अंदर 15 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वर्किंग कंडीशन में हैं, और जिनमें से जो मेन है, निम्नलिखित हैं, उनके नाम आपको बताता हूँ। पहला है रुक्मणी। रुक्मणी जो सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये नौसेना के लिए उपयोग में लिया जाता है, नेवी के लिए। एंग्री बर्ड वायुसेना के लिए, एयरफोर्स के लिए उपयोग लिया जाता है। ग्राम सैट नामक कम्युनिकेशन सैटेलाइट विलेज डेवलपमेंट, दूर संचार, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, और जो दूरस्थ शिक्षा है उसके लिए, टेलीकम एजुकेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। और एड्यूसेट, जैसा आपको पता लग रहा है नाम से, एजुकेशन सेट 2 वर्ड को मिलके बना है एड्यूसेट, ये दूरस्थ शिक्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो का 500 लाइक जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे तो अगले लेक्चर में मैं आपको
नेविगेशन सैटेलाइट्स और बचा हुआ जो भी टॉपिक है वो कंप्लीट करा दूंगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो के 500 लाइक कंप्लीट करिए और अगले वीडियोस को फटाफट से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को व्यर्थ न जाने दें। इस वीडियो को लाइक अवश्य दें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमको आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी के आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें। राजस्थान जीके के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है राजस्थान जीके के नाम से, वहाँ पे उन वीडियोस को जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।